हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के एक और यानी के फाइनल ट्रेलर के बारे में। जिस ट्रेलर में आपकी बार हालेलुया सॉन्ग को ना यूज करते हुए हमें जैक स्नाइडर के वर्जन का एक परफेक्ट ट्रेलर देखने मिला है। और जैसे कि जैक स्नाइडर ने कहा था कि वो इस फिल्म में उनके वर्जन की जस्टिस लीग फिल्म में जॉश वेडन की फिल्म की एक भी फुटेजेस को यूज नहीं करने वाले, और वो चीज हमने इसके पहले टीजर और अब के फाइनल ट्रेलर तक में देख ली है। जिससे कि ये फिल्म पूरी तरीके से नहीं बल्कि जॉश वेडन के वर्जन से बिल्कुल ही अलग है। मानो जैसे दो अलग अलग फिल्में जस्टिस लीग के नाम से अब डीसी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिलहाल तो ये फिल्म HBO मैक्स के लिए है और उन्होंने ही इस फिल्म पर पैसे लगाकर फैंस के सपने को पूरा किया है। वो फैंस जिन्हें उम्मीद थी इस फिल्म के बनने की, जो कि फाइनली अब हो भी गई है। लेकिन वही बात करें इंडियन फैंस की, तो उनकी डिमांड इस फिल्म को थिएटर में हिंदी में रिलीज करने की है, जिसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो मुझे बहुत ही ज्यादा कम लग रही है। और अगर इसके रीजन की बात करें तो वो है फिल्म का लेंथ, जो पूरे 4 घंटे का है, और थिएटर्स वाले तो 4 घंटे की फिल्म लगाकर बैठेंगे नहीं। और ऊपर से इस फिल्म के बारे में हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा ऑडियंस को नहीं पता है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जैक स्नाइडर कट का भी कोई वर्जन है जस्टिस लीग का। तो आप ये सोच लो कि ऐसे लोगों की तादाद हमारे इंडिया में कई ज्यादा है। और अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन पर कि अगर इस फिल्म को इंग्लिश में रिलीज किया जा रहा है HBO मैक्स पर, तो फिर इंडिया में उसे कैसे देखा जाए, क्योंकि इंडिया में HBO मैक्स का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं। वेल, तो उनके लिए गुड न्यूज यही है कि HBO मैक्स की सर्विस को हमारे इंडिया में शुरू किया जा रहा है। लेकिन वो HBO मैक्स नहीं, उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का नाम है HBO Go एशिया। जी हाँ, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि HBO Go एशिया को फिल्म के रिलीज से पहले सभी जगह अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसमें शायद से इंडिया और पाकिस्तान भी इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एशिया नाम को यूज किया गया है, न कि साउथ या फिर नॉर्थ जैसे एशिया वर्ड को। एशिया का मतलब है इस सर्विस को इंटरनेशनली लेवल पर चालू करना। लेकिन इन दो कंट्रीज यानी कि हमारी और पाकिस्तान की कंट्रीज पर थोड़े डाउट है मुझे। इवन नेपाल जैसी कंट्री में भी ये सर्विस अवेलेबल होने वाली है, क्योंकि उनके शेड्यूल हमें HBO Go के नेपाल के सर्वर में दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के इस पर सर्विस नो लॉन्गर यूज की दिखाती है। बट मुझे लगता है स्टूडियो को इस चीज पर जल्द से जल्द काम कर इस सर्विस को फैंस के लिए शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हिंदी के चांसेस मुझे अभी भी बिल्कुल ना के बराबर लग रहे हैं इस फिल्म के रिलीज होने के। बाकी फिल्म की हाइप डिपेंड करेगी कि ये फिल्म थिएटर्स में भी लगने वाली है या नहीं, क्योंकि रिसेंटली देखा जाए तो वार्नर मीडिया की तरफ से फिल्मों को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और थिएटर्स में वो फिल्में HBO मैक्स पर आने से एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही है, जिसमें फिलहाल तो जुडेस एंड द ब्लैक मसीहा शामिल नहीं थी। लेकिन बड़ी फिल्मों के केस में एक हफ्ते पहले ही फिल्मों को रिलीज कर दिया जा रहा है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। ऐसे में जस्टिस लीग के भी थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं। तो ये हो गया आपके सारे के सारे डाउट्स के आंसर इस फिल्म की रिलीज को लेकर। और रही बात फिल्म की रिलीज डेट की, तो फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 18 मार्च की है। और अभी इस इंट्रो के बाद बात करेंगे फिल्म में दिखाए गए ट्रेलर की सारी डिटेल्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली स्पॉइलर है, इसलिए आपको इस वार्निंग को काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म के एंड से होती है, यानी कि सुपरमैन की डेथ से, जिस डिटेल को डेफिनेटली जैक स्नाइडर ने इस फिल्म में वार्नर ब्रदर्स को चिढ़ाने के लिए डाला है कि सुपरमैन के कपड़े की हालत क्या थी उसके मरने के टाइम पर, और जादू से तो ये कपड़े ऑटोमेटिक बन नहीं सकते। इसीलिए इंटरव्यू में जैक स्नाइडर ने ये बात क्लियर की थी कि उन्होंने ब्लैक सूट को चुना था। यानी कि जैक स्नाइडर की तरफ से इस फिल्म की डिटेल पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, और वो डिटेल हमें ट्रेलर के इस सीन में बहुत ही खूबसूरती से देखने मिलती भी है। जैसे कि सुपरमैन का डूम्सडे के हाथों से मरना, और मरते वक्त सुपरमैन की चीख पूरे के पूरे अर्थ पर नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी में सुनाई देना कि अर्थ पर रूल करने वाला गॉड अब अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। यानी कि खुले चांसेस डार्क साइड और उसकी पूरी के पूरी आर्मी के लिए कि वो लोग आकर अर्थ को काफी आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। लेकिन डार्क साइड को वैसा करने से पहले तीनों के तीनों मदर बॉक्स चाहिए, जिस काम के लिए वो अर्थ पर ऑब्वियसली स्टीफन वुल्फ को भेजेगा, जिसे हम जैक स्नाइडर के वर्जन का देख सकते हैं, जो इस बार सिंगों के हेलमेट को नहीं पहनता बल्कि वो एलियन है जिसकी सिंगे भी है। तो ये चीज भी देखने को काफी ज्यादा अच्छी लगी, और स्टीफन वुल्फ के कॉस्ट्यूम की डिजाइन भी, जिसे वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। यानी कि वॉर के मूड में वो दिखने में कुछ इस तरीके का लगता है कि आप उसे गले तक नहीं लगा सकते, और बाकी मूड में उसका सूट नॉर्मल रहता है। और जब उसकी मुलाकात जब स्टीफन वुल्फ को किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है, जो कि वो डेफिनेटली डार्क साइड को ही देता है, तो उसके सामने वो दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है, मानो जैसे वो डार्क साइड से बहुत ज्यादा डरता है, जो कि डरना भी चाहिए। और इस तरीके की प्रेजेंट डार्क साइड को ये विश्वास दिलाती
जाती है कि वो जब चाहे स्टीफन वुल्फ को ऐसी सिचुएशन में काफी आसानी से मार सकता है अगर स्टीफन वुल्फ ने डार्क साइड को धोखा देने की कोशिश की तो, क्योंकि कॉमिक बुक में स्टीफन वुल्फ ने ऐसा किया भी है तब जब उसके हाथों तीनों की तीनों मदर बॉक्स लग जाते हैं, जिसकी पावर स्टीफन वुल्फ को इतनी अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि वो इन मदर बॉक्स की मदद से डार्क साइड का सामना कर सकता है। लेकिन वो बात कॉमिक बुक की थी और फिल्म में तो प्रेजेंटेशन अलग ही तरीके की होती है। भले से ही स्टीफन वुल्फ डार्क साइड से उम्र में बड़ा और उसका अंकल भी क्यों ना हो। खैर, तो अब आते हैं फिर से ट्रेलर पर, जहाँ पर सुपरमैन के मरने के बाद का असर पूरी दुनिया में तो है ही और साथ ही साथ उसकी गूंज शायद थैमोस्फियर तक पहुंची है, जो कि इस सीन को दिखाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। अब पता है ये सीन सुपरमैन की डेथ के बाद का नहीं है बल्कि तब का है जब स्टीफन वुल्फ यहाँ पर आकर तबाही मचाने वाला है अपने पूरे के पूरे पैराडाइम्स की आर्मी के साथ, जो कि अगेन देखने में बहुत ज्यादा मजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि ये फिल्म आर रेटेड है। और जो क्लिप हमने स्टीफन वुल्फ की देखी थी जहाँ वो अमेज़ोनियंस को ऐसे काट रहा था मानो कि वो सभी उसके सामने कुछ भी नहीं, और उसकी एक झलक भी हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं, जिस एक्शन सीक्वेंस को देखने में फिल्म में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर डायना का वही सीन जहाँ पर उसकी माँ उसे सिग्नल देती है कि चीजें उनके हाथों से निकल चुकी है, यानी कि मदर बॉक्स चला गया है और अब वक्त आ गया है कि वो भी डार्क साइड के बारे में जाने कि उसने कैसे कई 100 साल पहले अर्थ पर ऐसे ही हमला किया था, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। और रही बात डायना की सीन की, तो उसकी डिटेल मैं इसके पहले भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाला कि डायना यहाँ पर कैसे आई और उसे यहाँ पर डार्क साइड के बारे में क्या क्या पता चला है। लेकिन हाँ, वंडर वुमन के बैंक रॉबरी वाले इस एक्शन सीक्वेंस को देखें तो जॉश वेडन के वर्जन में तो हमने डायना को पूरी तरीके से सक्सेस होता हुआ देखा था, बट यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है क्योंकि हम अगले सीन में एक काफी जबरदस्त ब्लास्ट भी देख सकते हैं जो उसी बैंक की बिल्डिंग में हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से डायना यहाँ पर फेल हुई हो उस बम को पूरी तरीके से डिफ्यूज करने में, जिससे कि इस टाउन के लोगों को यही लगता है कि उन्हें सुपरमैन की इतनी जरूरत क्यों है। रीजन जो मैंने आपको बताया है कि लोग उससे भगवान मानते हैं। और उसके बाद फिर हम अगले सीन में देखते हैं हमारे एक्वामैन को, जिसकी स्टोरी को जॉश वेडन के वर्जन में ऐसे गायब किया गया था कि मानो जैसे उस कैरेक्टर में कोई सोल ही नहीं है। लेकिन इस बार हम इस फिल्म में यही देखेंगे कि किस तरीके से आर्थर एक ऐसी चीज से भाग रहा है जो उसके लिए इम्पॉसिबल है, यानी कि उसकी एटलांटिस की पूरी आर्मी और उसका किंगडम, जिस जगह का वो राजा बनेगा। और उसकी डिटेल हमने ऑलरेडी एक्वामैन फिल्म में देखी है, लेकिन उसका जो बिल्डअप था उसे कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड कर जॉश वेडन के वर्जन से ही निकाल दिया गया था। लेकिन अब इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर में भी उन डिटेल्स को काफी अच्छी तरीके से डाला गया है, क्योंकि हम इसी ट्रेलर में ब्रूस वेन की प्रिपरेशन भी देखते हैं सुपर हीरोज की पूरी टीम बनाने का, जो टीम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करेगी सुपरमैन के मरने के बाद, जिसे अगेन जॉश वेडन के वर्जन में बिना किसी टेंशन के 2 घंटे के अंदर इतनी जल्दी बना दिया गया था मानो जैसे वो लोग ब्रूस के ऑफर के लिए ही बैठे थे। लेकिन इस बार शायद जैक स्नाइडर के इस वर्जन में उस डिटेल पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है कि ब्रूस के इस प्लान में फिलहाल तो कुछ सुपर हीरोज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, खास करके एक्वामैन और साइबॉर्ग जैसा कैरेक्टर। और शायद फिल्म में कुछ पॉइंट पर ऐसा भी होगा जहाँ पर बैटमैन को ऐसा लगेगा कि वो लोग डार्क साइड की इस आर्मी का सामना नहीं कर सकते, खास करके स्टीफन वुल्फ का, यानी कि यहाँ पर बात उस टर्नल की बैटल का किया जा रहा है, जिसे जॉर्ज वेडन के वर्जन में तो दिखाया गया था, लेकिन शायद इस फिल्म के वर्जन में वो चीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, जिसका एहसास जस्टिस लीग की बनी हुई इस नई टीम को भी होगा कि उनका सामना कितनी बड़ी मुसीबत से है। और फिर यहाँ से इनकी प्लानिंग फिर से सुपरमैन को जिंदा करने की होगी, ठीक जनरल जॉर्ड की तरह। और हम वैसा होते हुए भी इस ट्रेलर में देख सकते हैं, वो भी बैकग्राउंड में क्लार्क केन के पिता के वॉइस जॉनथन को सुनकर, जिस बात को उन्होंने अपने बेटे को मैन ऑफ स्टील फिल्म में समझाया था कि उसका इस दुनिया में आना ऐसे ही नहीं होगा, बल्कि उसे यहाँ पर किसी मकसद के लिए भेजा गया होगा। और क्लार्क यानी कि सुपरमैन को वही पता लगाना है कि वो यहाँ पे अर्थ का प्रोटेक्टर बनकर आया है। और उसी डायलॉग के बीच हम सुपरमैन के कैरेक्टर की पूरी स्टोरी को भी देखते हैं, यानी कि सुपरमैन का मरना, ब्रूस का एक टीम को फॉर्म करने के लिए निकल जाना, स्टीफन वुल्फ का सामना दुनिया बिना सुपरमैन की, उसके बाद फ्लैश का बिना जूतों के आयरिस वेस्ट को बचाना क्योंकि ज्यादा स्पीड में उसके जूते जल जाते हैं। इट मींस के फ्लैश ने भी अपने सूट पर पूरी तरीके से काम खत्म नहीं किया है। और फिर फाइनली सुपरमैन को उसके ब्लैक सूट में देखना, वो भी एक रेफरेंस के साथ, जिस रेफरेंस को हमने मैन ऑफ स्टील फिल्म में देखा था, तब जब सुपरमैन उड़ने की प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पर भी शायद वो यही कर रहा है, क्योंकि उसमें कमजोरी इतनी है जिसके लिए उसे खुद को पहले जैसा करना होगा, और शायद उसमें इसकी मदद ये ब्लैक सूट ही करेगा, क्योंकि कॉमिक बुक में ये सूट आप समझ लो कि सोलर पैनल के जैसे काम करता है, यानी कि एनर्जी देने का काम, जिससे सुपरमैन चार्ज होता है। इनफैक्ट कॉमिक बुक में तो सूट में रॉकेट बस्टर भी लगे हुए थे, क्योंकि कुछ पॉइंट पर सुपरमैन अपनी लिमिट को उड़ने के टाइम पर क्रॉस नहीं कर सकता, और वो चीज उसे उड़ने में मदद भी करती है। लेकिन फिल्म के वर्जन में हम ऐसी कोई भी चीज देखते नहीं, यानी इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि जनरल जॉर्ड की तरह जब सुपरमैन को जिंदा किया गया तो वो इविल नहीं बल्कि अपने सेल की वजह से सुपरमैन ही
था, लेकिन इविल वर्जन का, जिसे जस्टिस लीग की फाइट के बाद कैसे रोका जाएगा वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और क्या सच में जॉर्ज वेडन के वर्जन में जो की दिखाई गई थी लुइस की, वो इस फिल्म में भी हमें वैसी ही दिखाई जाएगी या फिर अलग। और इसके अलावा आ जाते हैं अल्फ्रेड के डायलॉग पर, जहाँ पर वो ब्रूस को नहीं बल्कि सुपरमैन को समझा रहा है कि ये उसकी टीम है और उसे केप पहनकर इसे कंट्रोल भी करने आना चाहिए। यानी कि इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं क्लार्क को यही लगता है कि जस्टिस लीग की टीम उसकी बात नहीं सुनेगी, जिसके बाद अल्फ्रेड उसे समझाकर पूरी तरीके से इस वॉर में शामिल होने के लिए भेज देता है, जो कि इस सीन में देखकर सच में बहुत ही बवाल लग रहा है। और हाँ, अगर बैकग्राउंड पर आपने ध्यान दिया होगा तो शायद हो सकता है कि वो किसी तरीके का बूम ट्यूब है जिसे स्टीफन वुल्फ ने खोला होगा, यानी कि वो अपने मिशन में ऑलमोस्ट पास हो गया होगा, जिसे हम उसकी आइस के कलर को देखकर भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि मदर बॉक्स की मदद से उसे थोड़ी अपग्रेड यानी कि पावर्स तो मिले ही है। इसलिए यहाँ पर सुपरमैन तो बनता ही है उसका सामना करने के लिए। और स्टीफन वुल्फ के अब इस सीन की बात करें जहाँ पर उसने मदर बॉक्स की मदद से शायद डार्क साइड को ये बता दिया है कि उसने अपने नेफ्यू के लिए मदर बॉक्स भी हासिल कर लिया है, और यहाँ तक कि वो अर्थ उसे प्रेजेंट में भी देगा। यानी कि यहाँ पर स्टीफन वुल्फ को पता नहीं होगा कि सुपरमैन जिंदा हो चुका है। और इस सीन से ये बात भी बिल्कुल साफ हो जाती है कि फिल्म में पूरा मेन और सेंटर का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टीफन वुल्फ पर रखा गया है। और डार्क साइड का कैरेक्टर हमें अपनी आर्मी के साथ तो ट्रेलर में दिखाया ही गया है, लेकिन वो एक टीज होगा, जैसे कि फिल्म के स्टार्ट में जहाँ पर डार्क साइड अर्थ पर मदर बॉक्स को लेने के हिसाब से आया होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, पूर्वजों ने एकता दिखाकर डार्क साइड से इस फाइट को जीत लिया था। और डार्क साइड की काफी बुरी हार के बाद उसने कभी भी हिम्मत नहीं की फिर से अर्थ पर आने की, यानी कि अमेजोनियंस, ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स, एटलांटिस और क्रिप्टोनियन ने मिलकर उसे हराया है। और उस टाइम पर डार्क साइड का लुक फिल्म में इस तरीके का होगा, यानी कि शुरुआत में वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए उसे काफी आसानी से हरा दिया गया। हालांकि काफी बोलना वर्ड ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बैटल सिर्फ काफी में ही सिमट कर नहीं रह जाती, लेकिन जो भी हो, डार्क साइड का उससे बुरा हाल तो हुआ ही था। और अब जब डार्क साइड की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं इस ट्रेलर में दिखाए गए और दो नए भयंकर कैरेक्टर के बारे में, जिनमें से एक तो सीदस है, जिसकी झलक हमने इसके पहले के ट्रेलर में भी देखी थी, लेकिन उस टाइम पर कंफर्मेशन नहीं थी, जो कि अब है। और अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो ये कैरेक्टर आप ऐसे पकड़ कर चलो कि डार्क साइड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट कि कॉमिक बुक में भी डार्क साइड ने इसे कई बार मारकर जिंदा किया है, क्योंकि इसके काम ही कुछ ऐसे है। और अगर इस कैरेक्टर को डीसी के यूनिवर्स में किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो है इसके टॉर्चर की स्किल, जो टॉर्चर सुपरमैन तक की चीखें निकाल देती है। और उसके अलावा ये एक साइंटिस्ट भी है जिसने डार्क साइड के लिए पैराडिमंस को बनाया है। लेकिन जितना ज्यादा तगड़ा ये कैरेक्टर हमें जैक स्नाइडर की वर्जन की इस फिल्म में लग रहा है, ये कैरेक्टर सच में कॉमिक बुक में उतना ज्यादा भी, वो कहते हैं ना कि हट्टा खट्टा नहीं है। ये कैरेक्टर काफी पतला दुबला और बहुत ही ज्यादा वीक है, जिसे बैटमैन तक अपने हाथों से हरा देता है। यानी कि इसकी जो पूरी की पूरी पावर्स है वो इसका दिमाग और टॉर्चर की स्किल्स ही है। अब हू नोस कि इस कैरेक्टर को फिल्म में किस तरीके से डेवलप किया गया है। और बात करते हैं डार्क साइड के साथ खड़ी हुई एक और कैरेक्टर की, जिसकी पहले रूमर ग्रिल की निकल कर आई थी, यानी कि डार्क साइड की बेटी की। और ये भी बात कही गई थी कि ग्रिल के कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में सोफिया बोलूटा प्ले करने वाली है, क्योंकि उनकी पिक फिल्म के एक्टर्स के साथ थी। तो इसके चांसेस है कि सोफिया का कैरेक्टर हमें इस फिल्म में नजर आए, लेकिन वो भी फिल्म के स्टार्टिंग के बैटल के सीन में, क्योंकि जो शख्स डार्क साइड के साथ खड़ी हुई है वो उसकी बेटी नहीं बल्कि डीसी के यूनिवर्स की ग्रैनी, मतलब ग्रैनी गॉडेस है, जिसका वर्जन जैक स्नाइडर का मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और कॉमिक बुक में भी जैक स्नाइडर के इसी वर्जन की एक झलक हमने देखी है, क्योंकि पुराना वर्जन वही बूढ़ी और खुसट दादी जैसा दिखता है। और अगर इस कैरेक्टर की ओरिजिन की बात करें तो ग्रैनी दिखने में तो बूढ़ी दिखती है, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी भी किसी भी बूढ़ा या फिर कमजोर नहीं समझना चाहिए। यानी कि ग्रैनी भी उन्हीं कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है, जिनका दिमाग और बोलने की स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसाकर अपने यानी कि डार्क साइड के साथ लाकर खड़ा कर सकती है। यानी कि उनका काम डार्क साइड के लिए आर्मी जुटाना है, जो कि पूरे के पूरे पैराडिमेंस है, जिन्हें वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखती है, लेकिन डार्क साइड से ऊपर नहीं। यानी कि अगर डार्क साइड ने खुद अपनी आर्मी को ग्रैनी को मारने का ऑर्डर दे दिया तो वो लोग उस ऑर्डर को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। ये चीज कॉमिक बुक में भी देखी थी हमने, तब जब ग्रैनी को ट्रेन किया जाता है और उसे डार्क साइड एक पेट देता है, और उस पेट को जब वो ट्रेन कर पूरी तरीके से रेडी करती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दिल लगा लेती है, तो डार्क साइड उससे यही कहता है अपने जनरल को भेजकर कि अब उसे अपने उस डॉग को मारना है, जिसके जवाब में वो उसी जनरल को मारकर एक हिसाब से डार्क साइड से थोड़ी बगावत कर लेती है। लेकिन जैसे ही डार्क साइड को उसका पता चलता है तो डार्क साइड को यही बताती है कि उसके पास स्किल है इस डॉग को इतना ज्यादा ट्रेन करने की कि वो उसके हुक्म से ज्यादा डार्क साइड का हुक्म मानेगा, और वक्त आने पर वो खुद उसे भी मार देगा। और डार्क साइड ये चीज चेक करने के लिए ग्रैनी के ही डॉग को उस पर अटैक करने के लिए भी कहता है, और बदले में ग्रैनी अपने ही डॉग को मारकर डार्क साइड की नजर में बहुत ही महान बन जाती है, जिसके बाद जाकर उसे ये पोजीशन दी गई है। वेल, तो डीसी के यूनिवर्स में विलेंस के जो कैरेक्टर है उनकी डेप्थनेस
और डिटेल माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि कॉमिक बुक की शुरुआत तो बच्चों के लिए हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे कॉमिक काफी ज्यादा डेवलप हुई और साथ ही साथ सभी के सभी कैरेक्टर्स भी, जिसमें डार्क साइड इविल नहीं बल्कि इविल्स का बाप है, जो हम जैक स्नाइडर के इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं, जिसे कॉमिक बुक से निकालकर जैक स्नाइडर ने अपने वर्जन में काफी हाई लेवल का बनाया है। चाहे आप बात उसके पूरे के पूरे गेटअप की क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे इस कैरेक्टर का सामना जस्टिस लीग के टीम के मेंबर के साथ होता हुआ दिखना है कि इस कैरेक्टर को जैक स्नाइडर के वर्जन में किस हाइट और कितना बड़ा रखा गया है, क्योंकि लिटरली डार्क साइड अपने एक हाथ से शेज़ैम जैसे कैरेक्टर की पूरी कमर को पकड़ सकता है, जो इस वर्जन में है भी या नहीं फिलहाल तो मुझे नहीं पता। और अब बात करते हैं साइबॉर्ग की, जिस कैरेक्टर पर इस फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जैक स्नाइडर के अकॉर्डिंग, यानी कि ये फिल्म साइबॉर्ग की ओरिजिन है, जिसमें वो अपने माता पिता को खोएगा और उसका दर्द उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता, और वही चीज हम इस फिल्म में भी देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि मदर बॉक्स को छूने के बाद साइबॉर्ग की क्या हालत हुई थी और उसने डार्क साइड के कितने भयानक विजन देखे थे, यानी कि फ्यूचर के नाइटमेयर, जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल तो वो नाइटमेयर बैटमैन को गिफ्ट में मिले हैं। और अब फिर से आ जाए साइबॉर्ग पर, तो ऐसा करते वक्त साइबॉर्ग को शायद उस मुसीबत से निकालने का काम फ्लैश करेगा, लेकिन फ्लैश के इस वर्जन के सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्लैश उसी बैटल के वक्त काफी तेज भागकर टाइम ट्रेवलिंग करने वाला है, यानी कि बैटमैन के फ्यूचर में जाकर उसे आगाह करना, जस्टिस लीग टीम बनाने के लिए बोलना और लुइस को की बताना। और यही नहीं, मुझे लगता है कि टाइम ट्रेवलिंग करते वक्त फ्लैश अपने साथ साइबॉर्ग को भी लेकर जाएगा, क्योंकि बैटमैन के इस नाइटमेयर में हम साइबॉर्ग को भी वहाँ पर देखते हैं, बट फिलहाल तो फ्लैश को नहीं। लेकिन कुछ लीक्स इस बात की कंफर्मेशन तो करती ही है, और ये भी कि इस नाइटमेयर में साइबॉर्ग की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होगी, जिसके बाद फ्लैश उसे अपने साथ ले जाएगा बैटमैन की मदद से, यानी कि वहाँ पर बैटमैन का जो काम है डार्क साइड की इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का, या फिर वो उसे कैसे रोकेगा उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो टीम अप भी करने वाला है, वो भी हमारे जारेड लीटो के जोकर के वर्जन के साथ, जिसका दूसरा लुक इस ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको जस्टिस लीग के पहले के वीडियो में दी थी, इसलिए अगेन मैं उस डिटेल को यहाँ पर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और यही नहीं, कहा यह भी गया है कि बैटमैन के साथ टीम अप डेथस्ट्रोक भी करेगा जोकर के अलावा, लेकिन उनका मिशन क्या है इस फ्यूचर में उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, जिस बात को मैं इस वीडियो में कई बार रिपीट कर चुका हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि इस ड्रीम में सुपरमैन भी है, जिसे हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बैटमैन के ड्रीम में देखा था, और वो इस फ्यूचर में बिल्कुल इविल है। रीजन है लुइस लेन का मरना, जिसे लेकर केविन स्मिथ ने भी यही कहा था कि इस फिल्म के एंड में लुइस लेन मर जाती है और सुपरमैन पूरा इविल हो जाता है। लेकिन फिल्म के काफी सारे चेंजेस से मुझे लगता है कि जैक स्नाइडर ने उस आइडिया को ड्रॉप कर फैंस के लिए कुछ अलग ही किया होगा इस फिल्म में, क्योंकि सस्पेंस तो बनता ही है, भले से ही हमने जॉर्ज वेडन की जस्टिस लीग का वर्जन क्यों ना देखा हो, लेकिन 4 घंटे की ये फिल्म हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करवाने वाली है डीसी के यूनिवर्स की जस्टिस लीग में। ऊपर से मैनहट्टन और ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर की भी बात इस फिल्म के रूमर के साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि जस्टिस लीग की पूरी टीम। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमने ग्लिम्स बैटमोबिल के बैट टैंक का भी देखा है, यानी कि फ्रैंक मिलर के डार्क नाइट के वर्जन का बैटमोबिल, जिसे बैटमैन ने द म्यूटेंट लीडर्स की पूरी टीम को खत्म करने के लिए निकाला था, क्योंकि फ्रैंक मिलर के उस वर्जन का बैटमैन काफी ज्यादा ओल्ड है, जिसे कई सारे लोगों का सामना करने के लिए अच्छी खासी और बहुत ही ज्यादा मजबूत चीज चाहिए। ऐसे में बैट टैंक उनका सामना करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे जैक स्नाइडर ने अपने वर्जन में वॉर मशीन का टाइटल दिया है, यानी कि वॉर मशीन एमसीयू से हटकर जैक स्नाइडर के वर्जन में पूरी तरीके से चेंज हो गया फिर से। पर मजा आएगा ये देखने में कि इस वॉर मशीन का काम एक्चुअल में किस सीन में किया जाता है, क्योंकि स्टीफन वुल्फ की इस एंड की फाइट में हम बैटमैन को उसकी छोटी बैटमोबिल के साथ देखते हैं, जिसकी हालत पैराडाइमेंस बहुत ही ज्यादा बुरी करने वाले हैं। लेकिन ये वॉर मशीन का टैंक कहाँ से निकल कर आएगा उसकी डिटेल तो हमें फिल्म में ही मिलेगी। तब मुझे लगता है कि मैंने इस ट्रेलर की सारी डिटेल्स को कवर कर लिया है, आप फ्लैश के पिता की डिटेल्स को छोड़कर, जिसके बारे में आपको पता ही है, और उस बात को रिपीट कर मतलब भी क्या बनता है। लेकिन रही बात फिल्म के डायरेक्शन की, तो एक्शन से लेकर फिल्म का डायरेक्शन पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैक स्नाइडर एक्शन के मामले में कितने ज्यादा बेस्ट है, ये बात उनके सभी के सभी फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तो अब इस पता और मुझे नहीं पता की बात को करते हैं यहीं पर खत्म। और अब आपकी क्या राय है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के फाइनल ट्रेलर को लेकर, उस बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे इस टाइप की वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी काफी सारी डिटेल्स को निकालने में अच्छा खासा टाइम जाता है, जो कि मैंने लगाया है, ताकि आपको मैं पूरी तरीके से जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के वर्जन से पूरी तरीके से अप टू डेट रख सकूं। इसलिए लाइक तो बनता ही है। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।